कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं ना? चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार इंटरमीडिएट लेवल जो एग्ज़ाम हुआ था, पहला जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो एग्ज़ाम है वो डेट था 8/12/2018। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चंस है, उसका मैथ्स का क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि फटाफट आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह से जो है कि तैयारी करना है और इस बार क्रैक करना है। ठीक है ना, तो बहुत हल्का इसका जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो लेवल नहीं रहता है। ठीक है, एकदम इजी ही क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैथ्स और रीजनिंग में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अप्रॉक्स समझिए कि 75 क्वेश्चंस रहेगा मैथ्स और रीजनिंग से, तो यहाँ अगर आपका 72, 73 अगर आप ला सकते हैं, ठीक है ना, इसमें पॉसिबल है। लेकिन जीके में जो है ना, कहना बड़ा मुश्किल है कि हो सकता है कि आपको 75 भी आ जाए। ठीक है, और हो सकता है कि आपको 50 नंबर लाने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है ना, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है ना जहाँ पे आप मार्क्स जो है ना अच्छे से उठा सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बिहार एसएससी का जो ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36 और 54 से कराए के पूर्णतः विभाजित हो, विभाज्य हो, डिविजिबल हो। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इसका जो जैसे रूल है, रूल तो ऐसे है, लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहें ना तो बहुत आसानी से करते हैं। मैं दोनों चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ट्रिक आपको बता दें। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे 54 दिख रहा है ना, 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 6। ठीक है ना, जैसे 24 दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखिए 36 में भी क्या आ रहा है कि 9 4 आ रहा है, और 24 में क्या आ रहा है हमारा 8 3 भी बोल सकते हैं, 6 4 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी 8 का टूटेगा, है ना, 8 × 2, ये 8 × 1 इस तरह से टूटेगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, या आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 9 आ रहा है, 8 तो इधर होगा ही, 8 से तो सब कटने वाला है ही। तो अगर ये दो रूल पे अगर आप बनाना चाहें ना तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं कि 8 और 9 से कौन सा डिजिट है कटने वाला। ठीक है, तो 8 का रूल देखिए क्या होता है कि 8 का रूल होता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है ना, लास्ट का 3 डिजिट जो है कि वो किससे डिविजिबल हो, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का देखिए 3 डिजिट कौन सा कट रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा देखना पड़ेगा कि 9 से कटने का रूल क्या है। तो 9 से देखिए सिंपल रूल क्या है कि जितना भी डिजिट रहेगा ना उसको सम कर दीजिए, और उसको 9 से देखिएगा, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो समझिए वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 1 14, 14 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर। दूसरा है दिया हुआ 6 और 8, 14 और 1 15, ये 9 से कटेगा क्या? ये भी नहीं कट सकता। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं 4 और 8 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, तो 13 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब इसको चेक करते हैं, अब यही ऐसे एक बचा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चेक कीजिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 8 और 6, अगर इसको 8 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18। तो ये 18 यहाँ पे सम आ रहा है, तो 18 तो 9 से डिविजिबल है ना, है ना, तो ये 9 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो 9 वाला एक ही रूल फॉलो कर रहा है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। और ये देख लीजिए कि ये 368 जो है वो आप सोचिए कि ये जो आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो 8 से अगर 368 को अगर हम लोग लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग चेक कर रहे हैं कि 8 से कटेगा ना, 8 से 4 बार में 32, है ना, बच जाएगा कितना आपका 4, और 4 और 8 कितना हो जाएगा 48, 48 8 से डिविजिबल है ना,
तो यानी कि ये शॉर्टकट में अगर बनाना है तो आप इससे इजी मेथड तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी है कि यहाँ पे आप दोनों चेक कर लिए, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कि अगर इस तरह से कभी भी आपको कोई भी नंबर पूछे ना, तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हैं उसको समझाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक हो गया। दूसरा यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई भी नंबर अगर आपको पूछ रहा है ना, कुछ कितना भी दे दे, और कभी आपसे पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, या बोलेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो इस तरह से कोई भी नंबर देगा उससे डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि 8, 16, 24, 36 और 54 है ना दिया हुआ, तो इसका सोचिए कि इसका एलसीएम क्या होगा, ये निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऐसा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकाल लेते हैं जो इस सबसे डिविजिबल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आपको निकालना, अगर ऐसे एलसीएम तो आपको ऐसे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इस तरह से सोचिए कि अगर आप निकालिएगा ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 400 आपका 32 आपका आ जाएगा, ठीक है, कि 72 तो इधर आएगा, 72 यहाँ तक आ जाएगा, और 54 से भी कटना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 432 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 432 हमारा क्या हो गया, तो एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 5 डिजिट का सबसे छोटा, तो ये हो गया 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 10,000। तो 10,000 में क्या करेंगे हम लोग, 432 से डिवाइड करेंगे। 432 से सोचिए कि कहाँ तक डिवाइड होगा, तो 1000 के आसपास में हम लोग जा सकते हैं। 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसके बाद सोचिए कि अब ये नंबर क्या हो गया, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आप सोचिए कि अगर 3 टाइम्स में अगर हम लोग भाग दें तो ये कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे घटा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये 64 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया कि ये 64 आ गया। तो आप सोचिए कि 64 आपका शेष बच गया, यानी कि सोचिए 64 में तो अब 432 से क्या डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो अब सोचिए कि 64 में हम क्या ऐड कर दें, समझे, 64 में हम क्या ऐड कर दें कि ये 432 आ जाए, ठीक है। तो यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसमें से इसको अगर हम लोग माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 368 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर 64 में इसको जोड़ दीजिएगा तो 432 पुर जाएगा। तो 432 जब आ जाएगा तो वो तो डिविजिबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो यानी कि हमारा पूछ रहा है क्या, हमसे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या ऐसे क्या है कि 10,000। तो 10,000 में क्या करेंगे, ये 368 को क्या कीजिए आप, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 10,368, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक रूल। और ऐसे तो आपको क्या बोले कि इतना टाइम नहीं लगाना है, इसको बस यहाँ पे फैक्टर करके आप देख सकते हैं कि क्या होगा, हाँ है ना। तो फैक्टर करके अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं कि कौन ऐसा नंबर है। देखिए 8 जो है ना वो 2 से डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल। तो डायरेक्ट हम किसका रूल फॉलो कर रहे हैं कि 8 से और 9 से कटने वाला कौन है, 9, 3 गो तो 9 वाला के अनुसार ही छट गया, तो ये चौथा खाली बचा, ठीक है। तो ऐसे भी मेरा आंसर क्या होता है, वही डी मार देते हैं, हाँ है ना। चलिए ऐसा दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, बनाइएगा, जरूर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है कि यदि 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 52 है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है।
देखिए सम संख्या मतलब क्या, इवन नंबर बोल रहा है, तो 4 क्रमागत होता कैसे, 4 क्रमागत मतलब 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है सम संख्या। देखिए इवन नंबर ओड नंबर जो भी होता है, अगर ये सबसे छोटा क्या होगा x होगा, तो उससे दूसरा क्या होगा x+2 होगा, तीसरा क्या होगा तो x+4 होगा, चौथा क्या होगा तो x+6 होगा, इस तरह से होगा ना। और ये कह रहा है कि चारों को जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो ये कह रहा है कि ये कितना आ रहा है, तो ये 52 आ रहा है। तो अब सोचिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4x, और 4x प्लस अगर इस तीनों को ऐड कर दें 2 और 4 6 और 6 12, यानी कि 12, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना, इस तरह से। अब यहाँ 4x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 12 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 40, तो 4 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी कि सबसे छोटी जो सम संख्या हुआ तो ये क्या हो गया आपका 10। तो आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तीसरी सबसे बड़ी, तो तीसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला ना, तीसरा सबसे बड़ा कौन होगा, ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10 + 4, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 40, क्लियर है ना। लेकिन अगर हमको बनाना रहेगा तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे आपको बताते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एकदम बेसिक मेथड, अगर जब भी आपको बोले तो वहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे एवरेज करके भी हम बना सकते हैं, 4 संख्या है, 4 संख्या कौन कौन है आपको नहीं पता, ऐसे समझिए कि 4 संख्या कोई भी है, ठीक है, A B C D इस तरह से 4 नंबर है, सोचिए कि इसका एवरेज कहाँ पे होगा, ठीक है। 5 आदमी में तो आपको पता चलता है कि अगर 5 आदमी रहता ना यहाँ पे, सोचिए कि अगर 5 आदमी रहता तो बीच वाला क्या, बीच वाला एवरेज होता है। इवन नंबर में, ओड नंबर में, जहाँ की बराबर बराबर डिफरेंस हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बीच वाला नंबर क्या होता है, तो वो एवरेज होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ, 5 नंबर आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सोचिए कि एवरेज कहाँ आएगा, ये एवरेज आ जाएगा बीच में, 4 नंबर में बीच में कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये 4 नंबर का योग है 52, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पे हो गया बीच में कितना हो गया, तो बीच वाला जो, यानी कि बी और सी के बीच का जो नंबर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 13। तो 13 से पहले मेरा संख्या क्या होता है, 13 से पहले, ऐसे तो जानते हैं हम लोग सब क्या होता है 1 1 करके डिफरेंस होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12, और सी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 13 से अगला नंबर क्या होगा 14। तो यही ना आपसे पूछ रहा है कि तीसरा सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है क्या 14। अगर ये पूछता तो 14 के बाद सम संख्या कौन होता है, 14 के बाद बोलता है सम संख्या, तो क्या होता है 16। तो हम लोग ऐसे एकदम शॉर्टकट बना लेते, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस, दोनों चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहे, तो टाइम टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, तो ये चीज़, तो दोनों चीज़ अगर खोजेंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे कि 1 पेंसिल 1 पेन और 4 नोटबुक का कीमत कितना है 24 रुपया है, और फिर दिया हुआ है कि जबकि 4 पेंसिल 3 पेन और 1 कॉपी की कीमत क्या है 18 रुपया है। तो पूछ रहा है यहाँ पे 3 पेंसिल 3 पेन और 3 नोटबुक की कुल कीमत क्या होगा। इस तरह से हम लोग बहुत मार्केट किए होंगे, ठीक है ना, बहुत सारा मार्केटिंग में हम लोग इस तरह से खरीदे होंगे, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, ठीक है, इस तरह से हम लोग खरीदे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टोटल वो कितना खरीद रहा है, इधर 24 रुपया है, यहाँ पे पेंसिल इसमें कितना खरीदा, वो इसमें खरीदा 1 पेंसिल, और ये खरीद रहा है 4 पेंसिल, तो कितना हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि 5 पेंसिल वो खरीदा, है ना। इसके बाद इधर है कितना, ये 2 पेन है, और यहाँ पे कितना पेन खरीद रहा है 3 पेन, तो ये भी कितना हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5 पेन खरीदा टोटल, है ना। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए ये दिया हुआ, इधर ये 4 नोटबुक खरीद रहा है, ठीक है, नोटबुक मतलब क्या कॉपी वही, ठीक है, और इधर समझिए कि 4 नोटबुक और इधर 1 नोटबुक, तो कितना हो गया आपका 5 कॉपी हो गया, है ना, 5 क्या हो गया नोटबुक या कॉपी जो भी बोली। तो ये टोटल हम लोग कितना खरीदे, 5 पेंसिल 5 पेन 5 कॉपी, यही खरीदे ना। और इसका टोटल हम लोग कितना खर्च किए,
तो उस पे किए थे कितना हम लोग 24 रुपया खर्च किए थे, और इस पे कितना खर्च किए हम लोग 18 रुपीज खर्च किए। तो टोटल कितना खर्च किए, टोटल हो गया हमारा 42, हाँ है ना। तो इतना टोटल, यानी कि 5 पेंसिल, 5 पेन, 5 कॉपी, इसका जो कॉस्ट हो गया कितना हो गया 42 रुपये, हाँ है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 5 तो तीनों में कॉमन है ना, तो 5 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि हो गया एक पेंसिल, ठीक है, पेंसिल, पेन और कॉपी, इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग निकालते हैं। तो ये 42 है, देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 से 8 बार में 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यानी 0.4 हो जाएगा, तो यानी हो गया 8 रुपया, क्या हो जाएगा 8 रुपया 40 पैसा। तो एक पेंसिल, एक पेन, एक कॉपी का जो प्राइस हो गया कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 8 रुपया 40 पैसा। क्लियर है ना, आप लोगों को तो नहीं है ना, किन्हीं को प्रॉब्लम, जहाँ डाउट होगा ना तो आप बोल दीजिएगा, और जो भी ऑनलाइन में है तो वो अपना जो है कि कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जब भी मौका मिलेगा तो जब भी मैं आपको ज़रूर जवाब देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो एक पेंसिल, एक पेन और एक कॉपी का जो प्राइस हो गया कितना हो गया 8 रुपया 40 पैसा। तो आपसे सवाल में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमसे सवाल में पूछ रहा है कि 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 नोटबुक, एक का इतना है तो पूछ रहा है कि 3 पेंसिल, तो यानी कि इसको क्या करते हैं 3 से गुना कर दीजिए ना। ये एक पेंसिल, एक पेन, एक कॉपी का कीमत इतना है, और इस 3 का पूछ रहे तो क्या करेंगे, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 गुना 3 करेंगे तो 24 रुपया, हाँ है ना। और 40 पैसा गुना 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसा। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका आंसर कितना, तो 25 रुपया 20 पैसा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आप लोग सब समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि 3 संख्या है, उसका योग बोल रहा है कितना है, तो 210। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। अगर रेशियो आपको पता है ना तो बहुत आसानी से आप चुटकी में तो इसको आप बड़बली आपको इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि अगर मैथ सीखना है ना अच्छे से, तो परसेंटेज और रेशियो अगर आ गया ना तो समझिए कि आप 80% मैथ सीख गए। इसके बाद तो सिर्फ कंसेप्ट सीखना है हर चैप्टर का। तो जब भी क्वेश्चन को भारी करेगा ना तो क्या रहता है कि वो रेशियो आता है तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, हाँ है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देते हैं। अब समझिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 संख्या बोल रहा है ना। तो 3 संख्या अगर है दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं A B C, लिख लीजिए थोड़ा सा कि A B C 3 संख्या है, हाँ है ना। और इसका योग बोल रहा है कितना है 210 है, तो ये यानी कि जोड़ेंगे तो यानी तीनों का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो ये 210 आना चाहिए। और अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, यानी कि पहला जो है ना इससे 2 गुनी है, ठीक है। तो अब ये देखिए कुछ भी रेशियो बोल रहा है, ये कुछ भी अगर ये 1 होगा ना तो ये क्या होगा 2 होगा, और ये अगर 2 होगा तो ये कितना होगा 4 होगा, 2 गुनी बोल रहा है। कह रहा है कि A जो है वो B से इससे बोल रहा है कि ये 2 गुनी है, तो मतलब ये अगर 1 होगा ना तो ये क्या होगा 2 होगा। या सोचिए कि अगर ये 5 होगा तो ये क्या होगा 10 होगा, हाँ है ना। ये अगर 10 होगा तो ये कितना होगा 20 होगा। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना, रेशियो है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान लीजिए कि इसका बोल रहे हैं कि इसका 2 गुनी हो, और किससे बोल रहे हैं तीसरी से 4 गुनी है, और इसका 4 गुना हो, हाँ है ना। ये चीज बोल रहा है आपको कि तीसरा जो है यानी C है उसका क्या हो तो 4 गुना हो। तो आप मान लीजिए ना यहाँ पे कि अगर ये 2 होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा सोचिए 4 होगा, हाँ है ना। और बोल रहे हैं कि तीसरी से ये 4 गुना, तो यानी तब क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ना, है ना। तो रेशियो आपका बैठ गया कि रेशियो कितना हो गया 4:2:1। क्लियर है एकदम, बस इतना ध्यान रखिएगा ना फिर कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए रेशियो में टोटल कितना हो गया आपका, या इसी को आप x लिख सकते हैं,
ठीक है, या ऐसे समझिए कि रेशियो में टोटल कितना 4 2 1, तो टोटल हो गया कितना आपका 7, है ना। तो रेशियो में टोटल हो गया 7 और तीनों नंबर का जो योग है वो कितना है, ऐसे दिया हुआ है 210। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 7 बराबर 210, है ना। 7 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 30। क्या पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 4। तो 4 है तो 4 गुना, इसलिए 4 बराबर क्या होता है, 4 गुना 30। तो कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है ना। डाउट होगा तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वीडियो को फिर से पीछे करके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को जहां भी क्लास में अगर प्रॉब्लम होगा ना तो थोड़ा सा इसको पूछ लीजिएगा। नहीं है ना किन्हीं को प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप बोल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक एग्जाम में 60% जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स में पास होता है और 70% जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि वो इंग्लिश में पास हो रहा है, और कह रहा है कि 45% छात्र क्या कर रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में ये पास हुआ, ठीक है। तो इधर जहाँ तक है ना लिखा हुआ, ये सारा आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारा आपको दिया हुआ है परसेंटेज, सॉरी, यहाँ पे आपको जो ये दिया हुआ है सारा पास वाला बात लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि यदि, ठीक है, 45 स्टूडेंट दोनों विषयों में यहाँ पे बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब क्या, फेल हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना, यही है सवाल। देखिए इसको चुटकी में जो है ना बिना लिखे आप बना सकते हैं अगर चाहें तो। टोटल परसेंटेज में कितना होता है, 100%, हाँ है ना। टोटल परसेंटेज में कितना होता है, क्या पढ़ाए हैं आप लोग, 100%। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग हिंदी में ये फिजिक्स में कितना है 60 और अंग्रेजी में कितना है 70, ठीक है। और दोनों में कितना कॉमन, कितना कॉमन है आपका 45। तो ये दोनों को जोड़िए और इसको सीधा घटा लीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, दोनों को जोड़े तो हो गया 130, और 130 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ठीक है। तो 130 में से 45 जाएगा तो हमारा बच जाएगा क्या 85। तो यानी कि 85% क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा पास, है ये पास वाला बात कर रहा है ना। और टोटल जब भी होता है क्या होता है हमारा 100%। तो जब 100 में से, अब सोचिए कि फेल कितना होगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, इसलिए फेल कितना होगा, 100 में से 85 को घटा लेंगे तो वो कितना बचेगा आपका, तो 15%। परसेंटेज में कितना फेल है, तो यानी कि 15% फेल हो रहा है। और फेल वाला छात्र का यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये 45 दिया हुआ, हाँ है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 15% इज इक्वल टू 45, है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1% बराबर क्या होगा, तो ये या सोचिए कि इसका ये कितना गुना है, इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, है ना। तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 बराबर 3। और टोटल पूछ रहे, टोटल छात्रों की संख्या, तो टोटल परसेंटेज में कितना होता है 100%। तो 1 बराबर 3, तो 100 बराबर कितना, तो यानी कि 100 गुना क्या करेंगे 3, तो बराबर हो जाएगा कितना आपका 300, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल जाएगा, तो 300। आ रहा समझ में, ठीक है। तो बस इस तरह से जब भी आपको रहे ना तो दोनों को जोड़ दीजिए, जो कॉमन रहे उसको घटा देना। तो जो निकल गया तो वो क्या निकल, यहाँ पे पास का था दिया हुआ था, पास निकल गया। अगर फेल का रहा था यहीं पे तो फेल वाला निकाल लेते, तो इधर तब हम पास निकाल लेते, है ना। तो यहाँ पे ये आपका निकल गया टोटल पास। परसेंटेज में पास कितना हुआ, तो 85% स्टूडेंट आपका पास हो रहा है। और फेल कितना हो रहा है हमारा, तो 15 हो रहा है। 100 में जो पास वाले को घटा लेंगे तो क्या बचेगा आपका, तो वो फेल वाला बचेगा। तो फेल वाला हो गया हमारा 15%। और यहाँ पे ये फेल का आपको दिया हुआ संख्या कि, ठीक है, कि फेल बराबर कर रहा है 15% इज इक्वल टू कितना 45। तो इसका अगर ये 3 गुना है तो डायरेक्ट आप 100 का भी निकाल, तो 100 का 3 गुना कितना, तो 300,
है ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाता है 300। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिहार एसएससी में बस बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, बस आपको थोड़ा सा सब चीज जितना टॉपिक है ना सबका थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स फंडामेंटल पता होना चाहिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, ये तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि 10 बढ़ई, ठीक है, 10 कारपेंटर्स दिया हुआ है वर्किंग टुगेदर मैक्स 240 चेयर्स इन 30 डेज वर्किंग 4 आवर्स ए डे, देन हाउ मेनी चेयर्स विल 18 कारपेंटर्स मैक इन 36 डे वर्किंग 10 आवर्स अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 10 बढ़ई प्रतिदिन 4 घंटा कार्य करके 30 दिनों में 240 कुर्सी बनाते हैं, तो 18। ठीक है, तो इसको देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना, बस आप लोग तो अपने घर में क्या खाए होंगे, सबके घर में MDH मसाला का तो नाम जरूर सुने होइएगा। ठीक है ना। हाँ, उसका जो ऐड करते थे वो बहुत बूढ़े थे, एकदम पूरा पगड़ी बांध कर करते थे, इसलिए आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, MDH मसाले का तो हम लोग नाम सुने, तो वही यहाँ पे है MDH। MDH मतलब क्या है, M मीन्स मेन, ठीक है, D फॉर डे और H फॉर आवर। ठीक है, ये हो गया मेन डे आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप पे से जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो अगर देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि कुर्सी बना रहा है, ठीक है, और बाद में आपसे पूछ भी रहा है कि कितना कुर्सी बनाएगा, तो आप उतना भारी भरकम में मत जाइए, इस फार्मूला को यूज करके आप चुटकी में बना सकते हैं सवाल को। तो सिर्फ यहाँ पे देख थोड़ा सा कंसेप्ट दीजिए, यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 D1 और H1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2 H2। ठीक है, अगर कहीं पे घंटा वाला बात ना रहे, ठीक है, तब वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखेगा M1 इंटू D1, यहां नहीं है तो कुछ गुना, ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, तो M2 D2। ठीक है, इस तरह से। अब ये भी हो रहा होगा मन में, सर M1 M2 क्या हुआ, देखिए जो पहले आया ना वो हो गया M2, जो बाद में आया है उसको समझेंगे हम लोग कि वो M2 है, जो पहले आया M1, जो बाद में आया M2। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। और अब यहाँ पे देखिए किस तरह से, अगर ये यहीं पे ये क्या हुआ, ये कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, समझिए प्रोडक्शन। जब भी कभी आपको बोलेने का कुर्सी बनाता है, शर्ट बनाता है, कभी बोलेगा कि 5 एकड़ खेत जोतता है, ठीक है, खेत जोतने का बात कर दे, घास लगाने का बात कर दे, कुछ भी बोले, वर्क वाला बात आ जाए, ठीक है ना, अगर वर्क रहे तो क्या करना है, बस यहीं पे ये वाला M1 इंटू D1 इंटू, ठीक है, H1, अब बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे W1। W मतलब वर्क, ठीक है ना। एक ये ध्यान रखिएगा कि W मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वर्क। ठीक है, अगर काम का कुछ बात हो तो यहाँ पे रख देंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, तो इधर हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2 बाय W2। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इधर M1 D1 H1 इंटू W2 और इधर लिखेंगे M2 D2 H2 इंटू W1, इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसको बस बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो M1 यहाँ पे देखिए, M1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 10 बढ़ई दिया हुआ है, तो यानी कि 10 M के जगह क्या हो गया आपका 10 हो गया कारपेंटर। इसके बाद दिया हुआ है H के जगह दिया हुआ है 4, D के जगह कितना दिया हुआ है 30, तो 30 और 4 लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना कुर्सी बना रहा था, यहाँ 240 बना रहा था, यहाँ पे W1 कितना हो गया 240, यहाँ पे लिख ली। क्लियर है ना। और इधर बराबर करके इधर देखिए कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 कारपेंटर है तो यहाँ पे 18 कर दिए। ठीक है, 10 घंटा लिखा हुआ है तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, और 36 दिन ये भी आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए। तो यहाँ पे कभी देखिए, कभी M2 पूछेगा, कभी D2 पूछेगा, कभी H2 पूछेगा, कभी W2 पूछेगा, यही कुछ कुछ पूछते रहता है। तो यहाँ पे आप आसानी से इस फार्मूले को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो कभी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना तो फिर आपको मेरा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, तो आप अपने से बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नहीं है पता, तो यहाँ पे
W2 ही रहने दीजिए या x मान लीजिए, जो भी रखना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है काटना काट दीजिए, ठीक है। 10 इधर है, 10 इधर है, कट जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए कि और क्या क्या, इधर 0 इधर 0 आपका कट जाएगा, ठीक है। 4 और क्या कट सकता है हमारा, 3 गुना, देखिए 3 गुना 4 कितना हो गया 12, 12 से ये 3 बार में क्या होगा 36 कट जाएगा, है ना। तो ये आपका कट गया। तो अब तो और कुछ कटने वाला है नहीं, तो अब यहाँ पे यानी कि x बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 24 इधर बच गया, तो ये 24 गुना 18 गुना 3 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। 24 गुना 18 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देख लीजिए 8 चौक 32 गुना 3 96, 6 वाला देखिए 6 वाला यहाँ पे 2 है, तो और क्या आ सकता है, चल तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1296। अब इसको गुना कीजिए, देखिए आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 1296 आ जाएगा। क्या 54 गुना 26 करेंगे ना, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 1296 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस एक बार कंसेप्ट समझने में टाइम लग रहा है ना, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में, लेकिन दोबारा जब आप इसको बनाएंगे ना, तो ऐसा सवाल जब भी मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। ये वही हो गया ना, हाँ। नेक्स्ट ये भी हो गया हम लोगों का 7 नंबर। 8 नंबर में आते हैं। देखिए 8 नंबर में आपको क्या कर रहा है, तो अब यहाँ एवरेज का सवाल है, ठीक है। एवरेज का सवाल में यहाँ पे क्या दिया हुआ कि यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक कक्षा है, उसमें छात्राओं की संख्या कितना है, एवरेज जो है, एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब एक, है ना। एवरेज मीन्स होता है एक। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक क्लास में जो छात्राओं का, एक छात्र का एज है ना, वो कह रहा है कि 35, ठीक है। और कह रहा है कि 10 नया विद्यार्थी अगर उसी में आ रहा है तो औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। यानी कि 10 विद्यार्थी का टोटल कितना हो जाएगा, 10 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का क्या औसत मतलब एक विद्यार्थी का 25, तो 10 विद्यार्थी का कितना 250, है ना। तो कह रहा है वे कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। देखिए पहले कुछ कितना स्टूडेंट है आपको तो नहीं पता, कुछ है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो आप मान लीजिए कि पहले कितना स्टूडेंट है, तो x है ना। और एक स्टूडेंट का एवरेज मतलब क्या, एक स्टूडेंट का जो आपको बोल रहा है कि एज है वो 35 है, तो x स्टूडेंट का कितना होगा, तो x स्टूडेंट को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 35x। अब कह रहा है कि 10 विद्यार्थी जिनका औसत है 25, तो यानी कि एक विद्यार्थी का एज हो गया 25, तो 10 का कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 गुना 25 इस तरह से लिख देंगे, तो टोटल यहाँ पे होगा, तो टोटल x स्टूडेंट, पहले तो शुरू में कितना x स्टूडेंट हम लोग माने, और इधर हो गया 10, तो टोटल हो गया यानी कि x + 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ, टोटल जितना एज हो गया ऊपर में लिखे, टोटल नंबर, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले x माने हैं, बाद में ये कितना है 10 और आ रहा है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया x + 10। और इसके बाद यही तो एवरेज होता है, ठीक है ना। तो एवरेज क्या है, जैसे समझिए कि समझिए कि मेरा 25 साल हो रहा है, ठीक है, और आपका जो है कि मान लेते हैं कि 15 साल हो रहा है, तो दोनों का टोटल मिला के कितना हुआ 40 साल। लेकिन दोनों का बोलेंगे कि एवरेज कितना होगा, ठीक है, यानी कि एक आदमी का कितना आया एवरेज, तो उसमें क्या करेंगे, 2 है तो 2 से भाग, तो 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा था, एवरेज क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष कम हो जाता, यानी कि पहले एवरेज कितना था, तो पहले था 35, तो यानी कि 35 माइनस आप क्या कीजिएगा 5, यही होगा ना, यानी कि 30 होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 35x और यहाँ पे हो गया 250 अपॉन x प्लस यहाँ पे कितना हो गया 10 और इतना बराबर हो गया 30। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35x प्लस 250, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 30x और प्लस 300, है ना।
अब सोचिए ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये इधर चल जाएगा, 35x है 30x है, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5x, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 300 में 250 जाएगा तो क्या बचेगा, 300 में 200 ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। क्लियर है ना कि 300 में 250 घटा लेंगे तो बचेगा 50, तो यानी कि 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी कि शुरू में कितना विद्यार्थी है आपके पास, तो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक पूछ रहा है तो क्या हो जाता है 10, बाद का पूछता है तो कितना लिखते हैं हम लोग 10 और आया था तो 20, है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक पूछ रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो 10 हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना सबका, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है आपको, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। हर चैप्टर आपको दिख रहा है ना कि हर चैप्टर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक वस्तु का जो एसपी है ना उसकी सीपी का 60%, ठीक है, और पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होता है। हानि प्रतिशत क्या होता है, एकदम सिंपल, हानि या लाभ क्या होता है कि समझिए कि अगर हम 100 रुपया में खरीदें किसी सामान को 100 में खरीदे और उसको अगर 100 से अधिक पे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अभी तक तो यही पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है। और अगर 100 में खरीदे हैं और उसको अगर हम 90 में बेचेंगे तो क्या होगा, हमको लॉस होगा, है ना। तो जो भी होता है किस पे होता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो वो किस पे होगा, तो वो सीपी पे होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य न, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ये कह रहा है कि सीपी का 60%, ठीक है। तो मतलब सीपी का मतलब क्या होता है, गुना, इसका बोल रहे 60%, तो 60/100 लिख दीजिए, है ना। अब सोचिए ये क्या हुआ, रेशियो ही हो गया, यानी कि अगर इसको हम लोग ऐसे लेते हैं एसपी अपॉन ये सीपी इधर आ जाएगा तो बचा कितना आपका 60/100, या इसी को 6 और 10 भी बोल सकते हैं, 5 और 3 भी बोल सकते हैं, इसी रेशियो में रहेगा, ठीक है। या 60/100 बोलिए, या इसी को अगर मान लेते हैं 20 से अगर हम लोग काट दें तो क्या बोल सकते हैं, इसको 3 और 5 बोल सकते हैं, है ना। बोल अगर 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यही 10 और 6 हो सकता है, कुछ भी लीजिएगा ना आंसर यही आएगा। अब समझिए कि सिंपल है कि 100 रुपया में आप खरीदे हैं, है ना, ये 100 में खरीदे और 60 में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस कितना हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस, तो लॉस हो रहा है हमारा कितना 40। जब भी लॉस होता है किस पे होता है, सीपी पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 100 इंटू क्या लिखेंगे, परसेंटेज में है तो 100, तो 100 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 40, है ना। देखिए डायरेक्ट था ना, 100 माने हैं तो बहुत आसान है आपका, तो कितना कम है 40, तो यानी 40% कम है ना। नहीं तो ये लॉस का फॉर्मूला ये होता है। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा सी नंबर आंसर। सभी का क्लियर है ना, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते रहिए, ठीक है ना, लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में बांटते रहिए, जो भी आपका परिवार में या दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं ना सबको थोड़ा सा शेयर करते रहिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सवाल है दिया, वो बहुत हल्का सवाल है इसमें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पवन अपने कार्यालय में 8 घंटा काम करता है, और कह रहा है कि मोहन अपने कार्यालय में 6 घंटा 30 मिनट तक काम करता है, तो कह रहा है कि उनके कार्य घंटों का संगत अनुपात क्या होगा। देखिए ये अनुपात बोल रहा है क्या होगा, रेशियो, रेशियो हम लोग पढ़े हैं ना, तो रेशियो में क्या होता है ना, आप लोग तो पढ़े हैं, जो ऑनलाइन में नहीं पढ़े हैं वो समझ लीजिए। देखिए रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कि 2 या 2 से अधिक, जब तक सिमिलर क्वांटिटी के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं, जो रिलेशन ढूंढते हैं ना, उसको रेशियो बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब दो क्या हो, सिमिलर हो, क्लियर है, तो सिमिलर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिमिलर है, नहीं है, क्यों नहीं है सिमिलर, कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है घंटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घंटा के साथ में मिनट भी, 6 घंटा 30 मिनट। तो दोनों को जब तक आप एक नहीं करेंगे ना तब तक ये रिलेशन निकलेगा,
ठीक है, या तो घंटा को आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए, या जो घंटा मिनट है ना इसको पूरे को घंटा बना दीजिए, तो ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 8 घंटा है और ये कितना है आपका 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 6 घंटा तो या तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 30 मिनट मतलब क्या होता है आधा घंटा, तो यानी 6.1/3 6 होल 1/2, या तो इस तरह से लिखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 6 2 जा 12 और 1 13, 13/12। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 13 का रेशियो हो जाएगा, है ना। जब फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम लेके याद इसको सीधा गुना कर दीजिए, 8 गुना 2 करेंगे तो 16, इधर 13 रह जाएगा। ठीक है, या तो आप घंटा लेके बनाइए या दोनों को मिनट में कन्वर्ट। देखिए 6-8 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में तो पता है कि 60 मिनट होता है, तो 8 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, तो 8 गुना 60 कर देंगे, है ना। तो 8 गुना 60 कितना होता है 480 मिनट हो जाएगा, है ना। और इधर कितना दिया हुआ है 6 घंटा 30 मिनट, तो 6 घंटा में कितना मिनट है 60 गुना 6 तो 360, है ना। 360 और 30 कितना हो जाएगा, ठीक है 360 में और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 390। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो गया, ये मिनट में आ गया। ये क्या था हमारा, ये था ये इधर आवर और ये आवर हुआ, ये इधर हम लोग बोल सकते हैं कि ये मिनट है और ये क्या है हमारा मिनट है। तो दोनों अब यहाँ 0 0 कट जाएगा, है ना। अब देखिए और कुछ कटने वाला है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 से कटने वाला, 3 से कितना बार में कटेगा 16 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा तो 13 बार में, है ना। तो इधर भी आपका आ गया आंसर। तो वही बोल रहे हैं कि ये सिमिलर सिर्फ करना है, दोनों को या तो घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए या दोनों को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो फिर कभी दोबारा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, एक सवाल यहां पे लिखा हुआ है पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई। तो कह रहा है कि एक कार मालिक को पेट्रोल का खपत कितना % कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो। देखिए अगर रेट बढ़ गया ना तो आपको अपना रेट और कंजम्पशन में जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। रेट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, रेट अभी जैसे देखिए अभी गोभी का क्या है, अभी हम लोग का गोभी का रेट बहुत महंगा है, तो गोभी अभी महंगा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कम खा रहे हैं। वही जब रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा हम लोग ज़्यादा खाएंगे, है ना। तो अभी सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं, अब बाद में क्या होगा, बाद में एकदम भर पेट खाना है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो रेट का क्या होता है कंजम्पशन से एकदम उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे समझिएगा अगर रेट बढ़ गया ना तो आपको कंजम्पशन कम करना होगा, नहीं तो जितना वृद्धि हुआ ना उतना ही खर्च भी आपका बढ़ जाएगा, है ना। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले जो रेट होगा क्या होगा, देखिए पहले कुछ ना कुछ तो रेट होगा। तो मान लिए कि पहले 100 रुपया होगा रेट, 1 किलो का पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा 100 रुपया। ये बढ़ गया तो यानी कि अभी जो है, ठीक है, ये अभी जो है वो कितना हो गया 120 रुपया, है ना। 20% वृद्धि, 100 का 20% कितना 20। तो यानी कि ये अगर ये बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो ये कितना बढ़ रहा है, तो ये 20% आपका बढ़ रहा है, तो ये बढ़ के हो गया कितना 120। पूछ रहे हैं कि कार के मालिक को कितना खपत कम करना चाहिए। ठीक है, रेट का ही उल्टा क्या होता है खपत होता है। ठीक है, तो खपत तो इसी कम, तो जो बढ़ा वही तो कम करना है ना, जो बढ़ गया वही तो कम करना है। तो कमी अगर यहाँ पे हमको लिखना है ना तो कमी प्रतिशत में क्या लिखें, कितना कम करना है। 120 से 1 जो होगा तो कितना कम होगा 20, है ना। और कम किससे होगा, हमें ऐसे समझिए कम किससे होगा, हमेशा बड़ा वाला से कम होगा, है ना। इसलिए नीचे में क्या लिखेंगे 120 और गुना 100 कर दीजिए, है ना, बहुत आसान, तो एकदम चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। 1/6 अगर है परसेंटेज में, आप लोग तो पढ़े हैं, ठीक है, 1/6 अगर दिखे तो क्या करना है, तो वो हो जाएगा 16 होल 2/3% हो जाएगा, है ना। और जो नहीं है तो आप यहाँ पे आप भाग दे दीजिए कि 100 में 6 से भाग देंगे तो कितना 16 बार में कटेगा, बच जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, इस तरह से हो जाएगा। तो कितना कम करना होगा 16 होल 2/3% आपको कम करना होगा। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, जो बढ़ा वही कम करना है। देखिए अगर प्रॉब्लम करें ना वीडियो को फिर से दोबारा देखिए,
चल नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे देखिए क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 19 तक विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर 19 तक विषम संख्या का देखिए वर्ग क्या है। तो अब इसका अगर हम लोग डिटेल में कहने का अर्थ क्या हुआ कि विषम संख्या मीन्स क्या, ओड नंबर जो है 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से, इस सब का स्क्वायर का योग पूछ रहा है। 1 से 19 तक में कहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट जो हम लोग जाएंगे तो विषम कहाँ तक होगा। ठीक है, लास्ट होगा 19, तो यहाँ 19 तक का स्क्वायर, इसको जोड़ना है तो इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो विषम संख्या के वर्गों का जो योग होता है ना, ठीक है, n यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो n विषम संख्या के वर्गों का योग, योग मतलब सम। ठीक है, जिसका एक फार्मूला होता है, तो उसको अगर आप है याद तो बहुत अच्छा है। इसका होता है n इंटू, ठीक है, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बाय होता है 3। ठीक है, तो इसको करिएगा तो बहुत चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको ऐसे अगर डिटेल में करिएगा ना तो एक ही सवाल में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना ठीक है, तो बुरा नहीं मानिएगा। तो अगर इसको ऐसे अगर स्क्वायर कर करके इसके बाद लिखेंगे, फिर सबको सम करेंगे ना, तो कितना टाइम लगेगा, इसके चक्कर में आपका जो है ना, समझिए कितना सवाल छूट जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ कुछ कहीं ट्रिक है, ठीक है, कुछ फार्मूला है, तो आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए n कितना हो गया, तो n हो गया हमारा कितना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n जो आएगा, तो यहाँ पे n हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 20, समझिए 19 तक में क्या गो विषम संख्या होगा। ठीक है, तो 10 गो यहाँ पे विषम संख्या, तो यहाँ पे जो विषम संख्या होगा तो कितना होगा, 10 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, n के जगह 10 लिख देंगे। ठीक है, 20 तक में कितना, 10 सम 10 विषम, ये नहीं होता है। तो सोचिए कि 19 तक में कितना हो, तो 19 10 गो विषम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या, 4 इंटू, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना n स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बाय यहाँ पे बोल रहे हैं 3, तो अब इसको फार्मूला पे अनुसार देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 10 का स्क्वायर 100 गुना 4, 400, 400 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 399, और बाय यहाँ पे 3 करेंगे। अब देखिए 3 से कटने वाला है एक, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 133 बार में कट जाएगा। तो 133 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1330 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1330। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी सवाल था। ठीक है, कि फार्मूला अगर याद आए तो बनेगा, और नहीं तो हमसे भी नहीं बनता। ठीक है ना, बहुत टाइम टेकिंग करता। चल नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 संख्या के वर्गों का योग कितना है, 450, जबकि 2 संख्याओं के गुणनफल का योग कह रहा है कि 225 है। तो कह रहा है कि उन संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे आपको बनाना है, कह रहा है कि 3 संख्या के वर्गों का योग आपको दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी 3 नंबर है, ठीक है, 3 संख्या के वर्गों का योग बोल रहा है। तो अब इसको कैसे कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से इसका योग बोल रहा है कितना है, तो 450 ये लिखा हुआ है। फिर कह रहे जबकि 2 संख्या के गुणनफल का योग कितना है, 225 है, 2 संख्या के। ठीक है, तो कोई भी जो 2 संख्या के गुणनफल, मतलब क्या हो गया कि x इंटू वाई, ठीक है, फिर क्या हो गया, x इंटू वाई हो गया, तो फिर हो गया y इंटू जेड, और फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या, तो बोल सकते हैं a इंटू जेड, x इंटू जेड। ठीक है ना, एक्स वाई जेड मानिए या ए बी सी जो भी मानना हो ना, मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जबकि 2 संख्या के गुणनफल का योग कितना बोल रहा है, 225 है। तो मतलब इस तरह से,
ठीक है, दो संख्या जो भी है, पहला दूसरा उसका गुणनफल, फिर दूसरा तीसरा का गुणनफल, फिर पहला और तीसरा का गुणनफल, उसका योग बोल रहे हैं कि 225। अब अगर इसको सॉल्व करिएगा ना तो यहाँ पे सोचिएगा अगर इस तरह से हो गया आपका, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, कि दोनों को अगर हम यहाँ पे अगर ये तीनों को अगर गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ना। और इधर भी 225 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर इसको गुना करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर और ऐसे बोल सकते हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, अगर इसको हम लोग यहाँ पे गुना कर दें तो इस तरह से आ जाएगा। और इसका वैल्यू आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना है, तो 450 है। तो 450 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 गुना 2 करेंगे तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, तो 900 हो जाएगा। और 900 हो गया तो अब यहाँ पे संख्या अगर निकालना है, 2 गो x 2 गो y, ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर रूट इसका x स्क्वायर रहता है ना, इस तरह से जब भी x स्क्वायर है तो वहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, रूट, तो रूट करिएगा तो यानी कि x बराबर, यहाँ पे अगर हम कोई संख्या बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम बोलेंगे x y z बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रूट अंडर कर देते हैं, 900 का रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो करें उन संख्या का योग ज्ञात करें, तो योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मतलब इस तरह से, तो कितना हो जाएगा आपका, तो 30 हो जाएगा, इस तरह से। आ रहा समझ में, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से आपको सवाल सब नंबर सिस्टम से बहुत सारा सवाल देख रहे हैं कि, ठीक है, जितना भी एग्जाम हुआ है ना, तो इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम से बहुत सारा सवाल जो है ना वो रहता है। बहुत टाइम लग रहा है, लंबा वीडियो बन रहा है, तो आप लोग चिंता नहीं करिए कि यहाँ पे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि एक दुकानदार 4% हानि पे कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल का उपयोग करके उसे वास्तव में 20% का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पैमाने की वास्तविक लंबाई क्या, ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है, यानी कि देखिए बेईमानी कितना कर रहा है, 4% हानि पे कपड़े बेचने का विज्ञापन देता है कि हम लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है कि वो गलत मीटर स्केल का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, तो गलत मीटर स्केल का यूज कर रहा है, ठीक है। और उसको कितना लाभ हो रहा है, तो ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से जब भी सवाल है ना, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देखिए 2 पार्ट में हम कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस सवाल को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है ना, इस क्लास के बाद जो है ना दूसरा जो वीडियो आएगा ना, तो उसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बचा ना, तो वो आपको हम कहें कि देखिए जीके है नहीं, कि जीके है नहीं कि एकदम हम फटाफट आपको बताते जाएं आपका क्लियर हो जाए, यहाँ पे एक एक करके आपको समझाना पड़ रहा है। अगर हम समझाएंगे ना तो सब सारा मेहनत मेरा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे बुरा ना माने, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से फिर यहाँ से इसी सवाल से क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करेंगे तो फिर छोटा आपका वीडियो बन जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।